नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं, अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं। दूसरे चरण के मतदान की अभी से तैयारियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंके हुए हैं। लेकिन उनके पीछे दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया। और यहां मोर्चा किसने संभाला? बस भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचने के बाद। उसके पहले क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसके जरिए हुआ है, ये चीजें अभी जरा कुछ समय बाद शायद खुल करके सामने आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो 10 सांसद थे, उनमें से 7 राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अशोक मित्तल समेत और संदीप पाठक समेत 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें राष्ट्रीय टीम में खेल चुके, अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हरभजन सिंह भी शामिल हैं, क्रिकेटर। इन सब ने अपनी एक संयुक्त चिट्ठी उपराष्ट्रपति को भी भेज दी है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चूंकि 10 में से 7 एकजुट होकर के बाहर निकले हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इन पर कोई कार्रवाई भी अब नहीं कर सकते हैं। तो जो उनके प्रवक्ता हैं, दूसरे राज्यसभा सांसद संजय सिंह हों या दूसरे लोग हों, बस वो गद्दार गद्दार चिल्लाए जा रहे हैं। पर कुछ ज्वलंत सवाल हैं, उनका जवाब ये लोग देने की स्थिति में नहीं हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आम आदमी पार्टी में या तो अपनी मर्जी से लोग बाहर क्यों चले जा रहे हैं, या उनके सामने ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्मित क्यों कर दी जाती हैं कि वो पार्टी छोड़ करके, केजरीवाल को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो वीरेंद्र जी, पार्टी बनते हुए भी आपने देखी है और अब बिखरते हुए भी देख रहे हैं। क्या हुआ है? पार्टी लगातार बिखर क्यों रही है? एक के बाद एक इतने लोग छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, या ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए जाते हैं कि लोग अरविंद केजरीवाल के साथ चल नहीं पा रहे हैं? पार्टी में क्या हो रहा है, पार्टी ऐसी क्यों होती जा रही है, इसको समझाने के लिए मेरे पास सबसे जो मुझे चीज याद आ रही है, 2003 में एक फिल्म आई थी गंगा जल। वो बिहार में राजनेता और राजनीति और अपराधियों के गठजोड़ पे फिल्म थी, और प्रकाश झा ने उसको बनाया था। और उसमें अजय देवगन तेजपुर जिले के एसपी हैं। वहां पे एक डीएसपी साहब हैं जो कि अपराधियों से मिले हुए हैं, और एसपी साहब बड़े कड़क हैं जो होते हैं तेजपुर जिले के। तो जब भी कोई जो है जो जो जिले का यादव माफिया नेता है, उसके खिलाफ जब कोई कोई ठेकेदार जाता है, जब उसकी पिटाई होती है, तो जो डीएसपी भोलेलाल जी बोलते हैं, ये तो साला होना ही था। याद है आपको? ये उस फिल्म की पंच लाइन थी, ये तो साला होना ही था। तो यही आज आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, उस समय जो है केजरीवाल इस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शामिल होने को बड़ा बेकरार था। और उस समय जो है ये दिल्ली में आरटीआई के माध्यम से कि साहब दिल्ली में ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गेहूं चावल का वितरण होता है, इसमें बड़ा घोटाला होता है, ये गली गली जाके अभियान चला रहा था और लोगों से आरटीआई के ऊपर खूब सवाल पूछवाता था। और आरटीआई को इसने एक मुद्दा बना दिया था ये 5, 6 या 7 में। तो खैर ये आ नहीं पाया ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में। और वो भी सारा जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सारे जिहादी क्रिश्चियन मिशनरी और अर्बन नक्सल ही उसके मेंबर थे। तो ये भी उसी का ये भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो ये वहां से बढ़ना शुरू हुआ। और आपको याद होगा 2014 का जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, तब ये बनारस से प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ इससे इलेक्शन लड़ा था।
और ये देश के सारे उद्योगपतियों को चोर बेईमान कहता था। ये और ये मुकेश अंबानी को भी बेईमान कहता था, और देश के सारे टॉप नेताओं को बेईमान कहता था, और यहाँ तक कहता था कि अगर नरेंद्र मोदी को, सोनिया गांधी को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, शरद पवार को चुनाव में हरा दो तो देश में करप्शन दूर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब ये और इसने नाटक, और ये जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना तो इसने एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर भी करवा दी थी, जबकि एक स्टेट गवर्नमेंट को जो है किसी दूसरे स्टेट के बाहर कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इसने केवल जो है डंका पीटने के लिए, अपने को ईमानदार कहने के लिए, और ये अकेला नेता है जिसने नया नारा गढ़ा था कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अरे भाई, कट्टर ईमानदार थे तो जो है अब आपका 50 करोड़ का शीश महल बनता है। इस देश में कट्टर ईमानदारी की जरूरत नहीं है। इस देश में नेताओं को, चाहे वो किसी दल का हो, सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, लोकतंत्र में दो बुनियादी चीजें जो मूलभूत चीजें होनी चाहिए, वो इस देश में बहुत कम है। पहला, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और दूसरा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार थे, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उन्होंने किस अधिकार से अपने शीश महल पे 50 से 80 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया, दिल्ली में जो बंगला बनवाया। क्या जरूरत थी? वहां पे आपने अपने हगने के लिए जो कमोड लगवाया है वही जो है 8-10 लाख रुपए का है, और आपने महंगे महंगे उसमें आपके रिमोट वाले पर्दे भी, 50-50 लाख के सोफे, और महंगे टीवी सेट। तो अरविंद केजरीवाल को जो सबसे बड़ा जो दावा था कि हम जो है क्राउड फंडिंग से अपनी पार्टी चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इन्होंने जितना डंका पीटा कि साहब मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और एजुकेशन व्यवस्था का हम सुधार करेंगे, सारे स्कूलों में जो इन्होंने पैसा खर्च किया वो सारा जो है अब सीएजी रिपोर्ट्स में आया और सब घोटाला हुआ है। क्लासरूम बनने में बहुत पैसा खाया गया है। सबसे जो इन्होंने बड़ा पाप किया वो इन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता के साथ खिलवाड़ किया। और आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा के 2019 में चुनाव के पहले जो इनकी पार्टी का पहले सदस्य था कुमार विश्वास, उसने यहाँ तक कहा था कि ठीक है, अगर अगर पंजाब देश से अलग होता है तो हो जाए, हम पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से जो प्रेमालाप था खालिस्तानियों से, ये बात तो आज जो है जो उनका संजय पाठक एमपी ने खुद ही कह दिया कि इन्होंने जिस तरीके से खालिस्तानियों से संबंध बनाए। तो आज ये जो है और एक फिल्म में किसी शायर ने कहा था ना कि निकले निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, इन भटकते हुए कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। तो आज अरविंद केजरीवाल को जो है अपने भटकते कदमों का निशा मालूम नहीं, वो जा कहाँ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात अभी होनी बाकी है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में स्प्लिट होगी, और ये भी संभव है कि दिल्ली में भी इनके 20 एमएलए हैं, यहाँ भी पार्टी स्प्लिट हो सकती है। और अगर पंजाब में पार्टी स्प्लिट हुई, हो सकता है इनकी सरकार भी गिर जाए। हालांकि भगवंत सिंह मान का बयान आ गया है, उसने कुछ कहा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगले वर्ष फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ पंजाब विधानसभा के भी चुनाव हैं। ये इनको बात याद रखनी चाहिए कि उनके सामने चुनौतियां कम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल की मैं कल ही खबर देख रहा था कि वो आज या कल पश्चिम बंगाल में चुनाव पे ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव का प्रचार करने जा रहे हैं, जब उनके खुद के घर में आग लगी हुई है। और वो मंत्री और वो कनाडा में क्या क्या बचाएंगे ममता बनर्जी को। और ये आदमी ने केवल जो है सबको धोखा दिया और सबको गाली दी है। अब आज इसको ये मालूम पड़ रहा है कि राजनीति जो है ये केवल जो है जो इसके सीमा पार, इसको इसके बारे में तो कहा ही जाता है ये तो अमेरिकन फोर्स फाउंडेशन का प्रोडक्ट है, ये उसकी देन है। तो आज अरविंद केजरीवाल का जो पूरा खेल है वो बस एक दशक पूरा होते होते जो है खुल रहा है। और जो पाठक इसका राज्यसभा का एमपी जिसने इस्तीफा दिया है, वो आईआईटी का ग्रेजुएट है, अमेरिका में था, बहुत अच्छी नौकरी में था,
नौकरी छोड़ के आया, आम आदमी पार्टी से जुड़ा, और वो कितनी निराशा के साथ पार्टी से बाहर निकला है। और ये कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जो सत्ता का मजा लेने के लिए पार्टी में आए थे। राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई आदमी गरीब नहीं होता है, बहुत पैसे वाला आदमी होता है। तो ये सब जो आज हुआ है, ये जो गंगा जल फिल्म के डीएसपी साहब जो हैं भूरे लाल जी के शब्दों में, ये तो साला होना ही था। तो ये अभी इनकी दुर्गत बहुत और होगी अभी। बहुत लंबी लिस्ट है साहब। हाँ, प्रशांत भूषण से लेकर के उनके पिताजी शांति हाँ, भूषण, योगेंद्र हाँ। यादव से लेकर के आशीष खेतान, और बस आशुतोष आनंद से हुआ। लेकर के आनंद कुमार, एक वो मुंबई के थे गांधी, मयंक गांधी थे शायद। हाँ, हाँ, मयंक गांधी, हाँ। तो किरण बेदी से लेकर के जनरल वीके सिंह, बहुत लोग हम्म। हैं जिनके मोहभंग हुए या जिनको बेइज्जत करके इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये क्या लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी नहीं चला रहे हैं? आज राघव चड्ढा ने कहा कि जिन सिद्धांतों को लेकर के पार्टी बनी थी, जिस जिस दिशा में हमें बढ़ना था, उससे भटक गई। भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे। और कौन नहीं जानता है, अरविंद केजरीवाल भी 5.5 महीने तिहाड़ रह करके आए, मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा, संजय सिंह 6 महीने, केसीआर की बेटी, हालांकि इनकी पार्टी की सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी इन्हीं के अरे शराब भारद्वाज, घोटाले में। भारत भारद्वाज भी 1 साल रहा। बिल्कुल। तो हाँ। बहुत तेजी से लोगों का मोहभंग हुआ है, या कौन से कारण मानते हैं कि 10 में से 7 सांसद ही आपका साथ छोड़ दें? सर देखिए, एक बात बहुत साफ हो गई है। जितनी भी भारत में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबके पास कोई भी आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी का बहुत अभाव है। वो पार्टियां अपने क्या काम कर रही है समाज के लिए, वो किस लिए जानी जाए। ये क्षेत्रीय पार्टियों में समस्या है कि वो केवल जो है परिवार के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, और जो है और किसी तरह सत्ता में आओ, पैसा बनाओ, और कैसे अपनी सत्ता का विस्तार करो। पूरे देश के समस्त राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की यही कहानी है। उड़ीसा में जो बीजू जनता दल था वो एक अपवाद था। उसके मुख्यमंत्री 20 साल से अधिक रहे नवीन पटनायक, उनकी आज भी बहुत क्लीन छवि है। लेकिन उनकी पार्टी में आपका आपका मिडिल एंड लोअर लेवल पे जो उनका पूरा काडर था, वो महाभ्रष्ट थे। अंततः उनको सत्ता के बाहर जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये केवल जाति की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी जाति की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल केवल जाति की बात करता है। हरियाणा में चौटाला परिवार जाति की बात करते हैं, और वही डीएमके है तमिलनाडु में। तो ये केवल जो है किसी तरीके से इनका ये रहता है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाओ, सत्ता में आओ, और जम के लूटो, जम के पैसा कमाओ, और और कोई ना कोई ऐसा एक जो है नारा ढूंढ लो कि हाँ, ताकि जनता ताकि जो 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 पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो जो राजनीतिक कहानी है, उस पे आपका नियंत्रण बना रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी होशियारी से, जिस तरीके से पहले कांग्रेस को अपना शत्रु घोषित किया, फिर उसने बीजेपी को घोषित किया। आप याद करिए कितनी गालियां दी हैं इसने नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कितनी गालियां दी हैं इसने जो है गृह मंत्री अमित शाह को, किसी को नहीं छोड़ा। ये और उसने कितनी गाली दी मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, सबको गाली दी है इसने। राहुल गांधी को भी दी, सोनिया गांधी को भी दी है। तो ये और इसी तरीके की जो एंटिक्स है, और जो गिमिक्री है, जो नौटंकी है, इसके चलते इसने 10 साल तक अपनी पॉलिटिकल स्पेस को इसने मजबूती से बनाए रखा। और प्लस दिल्ली के टीवी चैनलों को इसने भरपूर पैसा दिया। इसने करीब जो है साल में 1,000 करोड़ रुपया विज्ञापन का बिल था, जो कई करोड़, जो साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए तक का जो है विज्ञापन। और कुछ चैनलों को तो करोड़ों का विज्ञापन महीने में मिल रहा था। तो इसने ये इंश्योर किया कि किसी चैनल में, किसी टीवी चैनल में, या किसी अखबार में इसके खिलाफ कोई खबर नहीं आएगी। यही काम ये पंजाब में कर रहा है। पंजाब में इसके खिलाफ पंजाब केसरी में खबर छप गई, तो जीएसटी वालों ने पंजाब केसरी में जलंधर ऑफिस में छापा मारा, और 9 दिन तक जो है जीएसटी की टीम पूरे दफ्तर में उनके फाइलों की उलट पलट करती रही। पंजाब में मीडिया के ऊपर इसने कितना आतंक बना रखा है।
दिल्ली में मीडिया कोई आतंकित कर नहीं सकता, तो इसने पैसे से मुंह बंद कर दिया। तो ये सारे जो 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 जो, जो और जब ये सत्ता में आने के पहले जितने जो जो आइडियल्स की, आदर्शों की जो पुस्तक होती है, ये उसका एक एक पन्ना कंठस्थ करके आते हैं और उसको रोज दोहराते हैं। और जैसे ही सत्ता में आते हैं, फिर जो जो सिस्टम है वो इनको टेक ओवर कर लेता है, और ये सिस्टम को मैनिपुलेट करने में, कैसे उसका अधिकाधिक लाभ उठाया जाए, कैसे उससे सत्ता का आनंद लिया जाए, ये उसी काम में जुट जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं थे। आप देखिए, मैंने तो जो है 80 के दशक में, 90 के दशक में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी, 90 के दशक में जिस तरीके से लालू यादव आगे बढ़े, जब ये 1990 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इन्होंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी से, "ए चीफ सेक्रेटरी, तुमको हम पंखा में टांग देंगे।" वहां लोग बड़े खुश हो गए कि ये तो बड़ा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री आया है, ये तो अफसरों को पंखे पे टांग देगा। बाद में लालू ने क्या किया, इट्स हिस्ट्री, इट्स नोन टू एवरीबॉडी। तो अरविंद केजरीवाल किसी भी से भी जो है अलग या डिफरेंट साबित नहीं हुए। केवल एक अपवाद अरविंद सिंह केजरीवाल के साथ है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी देश की अकेली क्षेत्रीय पार्टी है जिसने अपने राज्य के बाहर जाकर के दूसरे राज्य में सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी का आधार था दिल्ली में, लेकिन उसके बल पर उन्होंने सरकार बना ली पंजाब में, केवल अपने जो है कि हम तुमको वो फ्री बिजली और फ्री पानी, ये फ्री वो फ्री, फ्री फ्री करके इन्होंने कर दिया। अब देखिए पाखंड कितना बड़ा है। केंद्र सरकार की जो जो स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत, वो पूरे देश में लागू है। केंद्र सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है। उसमें 5 लाख का जो है का इंश्योरेंस है। इन्होंने केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं किया और ये अपनी योजना ले आए और कहा इसमें बीमा 10 लाख का है। अब राज्य सरकार के पास इस योजना का को फाइनेंस करने के लिए साधन नहीं है। पंजाब इस समय दिवालिया स्थिति है, सबसे ज्यादा कर्जा है, और पंजाब सरकार का एक बड़ा हिस्सा जो आय का है वो पुराने कर्जों के मूल और ब्याज के भुगतान में जाता है। तो और केवल ये झूठ बोल करके जो है इन्होंने दिल्ली में सारा कह चलाई कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, क्या क्या फ्री इन्होंने कहा, लेकिन कभी ये नहीं बताया ये जो फ्री आप दे रहे हो ये आएगा कहाँ से। और फिर प्लस उसके ऊपर शराब घोटाला हुआ। और एक काम इन्होंने और किया है, इन्होंने शराब घोटाले में जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा से जो उन्होंने पंगा लिया है, और जिस तरीके से इन्होंने अपमानजनक व्यवहार कोर्ट के अंदर किया, और जज ने इनके दबाव में आने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं केवल पॉलिटिशियंस के दबाव में अपने आप को केस से रिक्यूज, या मैं अपने आप को केस से अलग नहीं करूंगी, मैं ही सुनवाई करूंगी। तो अगर उसमें सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये आने वाली है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी एक एक पार्टी बनाया है। अगर अगर पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर जो है केस में गुनाहगार बना दिया है, तो आम आदमी पार्टी का अगर कन्विक्शन होता है, तो आम आदमी पार्टी का सिंबल जब्त हो सकता है, आम आदमी पार्टी की मान्यता समाप्त हो सकती है, आम आदमी पार्टी खत्म हो सकती है। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल का जो लगभग 2 दशक का जो पॉलिटिकल कैरियर था, उसके समाप्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ, इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये शुरू हो गया है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा है ऑपरेशन लोटस के अशोक मित्तल के यहाँ पिछले हफ्ते छापा पड़ा और उसके बाद जो है ये सब कांड हो गया। अशोक मित्तल के यहाँ जो छापा पड़ा है, जो मेरी जानकारी में है, वो एक कोर्ट केस है, उस सिलसिले में ये सब हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यसभा में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए इस समय बीजेपी नेतृत्व लगा हुआ है और लोकसभा में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके भी कान खड़े हो गए हैं। देखिए ऐसा है, पिछले नरेंद्र मोदी सरकार को के जो है मई के महीने में 12 साल पूरे हो जाएंगे, और पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 13 बजट पेश कर चुकी है। और इन 12 सालों में विपक्ष ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की मां को गाली देने के सिवा आज तक ये कोई मुद्दा ढूंढ नहीं पाए हैं।
प्राइम मिनिस्टर अगर राहुल गांधी के बीजेपी और कांग्रेस के पॉलिटिकल राइवल हैं, तो ये कौन सी राजनीति है जब आप कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी? ये कौन सी राजनीति है जब बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दी जाती है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जहां तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बातें हैं, तो सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करेंगी, वो अपना काम रोक नहीं देंगी। हो सकता है कि ये जो मित्तल है, लवली यूनिवर्सिटी का प्रोमोटर है, मालिक है, इसके खिलाफ भी ईडी को कुछ केस मिले या न मिले, या अब ये बीजेपी में ज्वाइन कर लेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई रोक दी जाए, मैं अभी समय इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन ये आरोप भी बहुत ही ये आरोप जो है ये अब घिस चुका है, हजारों बार दोहराया जा चुका है, लगातार कहा जा रहा है। लेकिन एक बात लोगों को समझ लेनी चाहिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पंजे में आने की जांच के दायरे में फंसने वालों की संख्या पूरे देश में कुछ लाख में है। क्योंकि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो पैसे को जो ब्लैक को व्हाइट करते हैं, जो हवाला से पैसा लेते हैं, जो पैसा देश के बाहर भेजते हैं, ये केवल वही लोग जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पर्व्यू में आते हैं। ये कोई ये और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एफआईआर नहीं करती है, वो ईसीआईआर करती है। और ये कोई पुलिस का थाना नहीं है कि जहां फर्जी रिपोर्ट लिखा दी गई कि साहब ओमकार चौधरी ने भट्ट जी को धमकी दी कि तुमको मैं मार दूंगा, और एफआईआर लिख ली गई और पुलिस ने हम जो है कहा ठीक है आइए जरा थाने में आइए, और हमको बिठा लिया। ईडी कोई भी मामला दर्ज करती है तो उसके पास मनी ट्रेल का एक आधार होता है। और आपने भी ईडी को कवर किया है, ईडी का मामला फर्जी कभी नहीं हो सकता। अब उस पे ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, चार्जशीट फाइलिंग में डिले है, ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन ईडी कभी भी कहीं सुनी बातों पर या वर्तमान रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल राइवल को फंसाने की नियत से मुकदमा नहीं कर सकती। ये तो और ईडी का जो जुरिडिक्शन है वो क्लियरली डिफाइंड है, पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बड़ा क्लियर है। और अगर कोई आर्थिक अपराध वाला मामला होता है तो फिर वो उसमें सीबीआई आ जाती है, या इनकम टैक्स आ जाती है, या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आ जाता है। लेकिन ईडी किसी मामले में, फर्जी मामले में कभी क्या नाम है, किसी हल्के फुल्के मामले को बड़ा मामला बना करके कभी भी ईडी कोई ईसीआईआर दर्ज नहीं करती है। वो अलग इश्यू है कि ईसी उसकी रफ्तार जांच की धीमी हो जाए, चार्जशीट फाइलिंग में डिले हो जाए, ईडी मामले को ज्यादा तेजी से परस्यू ना करे। लेकिन ये कह देना तो इसीलिए मैंने कहा बहुत छोटी संख्या है देश में लोगों की जो ईडी के जांच के दायरे में आ सकते हैं। हम आप लोग तो 7 जन्म में नहीं आ सकते। जो हम लोग तो इतने नकारा लोग हैं। दर्शकों को बता दें, जिन 7 सांसदों ने आज आम आदमी पार्टी छोड़ी है उनमें राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं, विक्रमजीत सिंह साहनी है, अशोक कुमार मित्तल हैं, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर भी रहे हैं, अभी कमेंटेटर हैं, स्वाति मालीवाल जिनके साथ इनके चीफ मिनिस्टर आवास पर इनके पीए ने मारपीट की थी, और राजेंद्र गुप्ता। इन 7 लोगों ने छोड़ी है। अब राज्यसभा में 3 मेंबर बचे हैं इनके, संजय सिंह, बलबीर सिंह सीचेवाल और एनडी गुप्ता। और लोकसभा में भी इनके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर से, राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से, और मलविंदर सिंह कांग आनंदपुर साहब से। मैं ये जानना चाहता हूं आखिर में आपसे, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ये 2 बेहद पावरफुल चेहरे आम आदमी पार्टी के, जिन पर अरविंद केजरीवाल आंख मूंद करके भरोसा करते थे, और ये पार्टी के बड़े बड़े फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। इतने करीब स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, उनके साथ भी मारपीट।
छोड़ा कौन है? योगेंद्र यादव के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, प्रशांत भूषण को भी अपनी इज्जत बचा करके भागना पड़ा था। प्रॉब्लम क्या है अरविंद केजरीवाल के साथ? प्रॉब्लम वही है जो मैंने कहा, हर क्षेत्रीय पार्टी के संग होती है। क्षेत्रीय पार्टी में कभी भी स्ट्रक्चर्ड हायरार्की नहीं होती है। आज की तारीख में अगर कहें तो अगर जो पॉलिटिकल पार्टी की जो परिभाषा होती है, उस फ्रेम में केवल दो ही पार्टियां आती हैं, या तो बीजेपी है या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। वहां पे पार्टी का संगठन इंपॉर्टेंट होता है, पार्टी का इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, पार्टी के फोरम इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां वहां व्यक्ति नहीं इंपॉर्टेंट होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं हमारी पार्टी ही परिवार है, लेकिन समाजवादी पार्टी में परिवार ही पार्टी है। वही बीमारी जो है अरविंद केजरीवाल में भी आ गई। अरविंद केजरीवाल ही पार्टी हो गए। जब अरविंद केजरीवाल जो है जेल में थे, तब तब उनकी पत्नी पूरी पार्टी का काम संभाल रही थी। और जो है और अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जो है जेल से सरकार चला रहे थे। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबके संग एक ही कहानी है कि परिवार ही पार्टी है। और 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 इसी बात को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार कहा है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही परिवार है, एक व्यक्ति यहाँ सुप्रीम नहीं है। अब आप देखिए, पिछले अगर आप 40 साल का इतिहास देखिए बीजेपी का, तो यहाँ कौन, जैसे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके नितिन नवीन, 45 साल की उम्र है उनकी। कौन था उनकी क्या क्या उनके पिताजी कभी बीजेपी के अध्यक्ष थे? तो ऐसा तो कभी रहा नहीं है। या या जेपी नड्डा अध्यक्ष थे, वो हिमाचल प्रदेश के हैं, नितिन नवीन बिहार के हैं, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, बाद में उपराष्ट्रपति बने, वो आंध्र प्रदेश के थे। तो इतने ज्यादा जो तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, संस्था की तरह काम करती है। और संसदीय लोकतंत्र की जो मर्यादा है, जो मान्यताएं हैं, उसके अनुसार अपने को उनसे संबद्ध करके और ये कहती है कि हम इसको मानेंगे और इसके दायरे में, इसकी मर्यादा, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा के दायरे में हम काम करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियां किसी भी मर्यादा को नहीं मानती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और वैसे समाज में अगर ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं तो अच्छा है, लोगों का जो है इससे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, लोगों का पॉलिटिकल एजुकेशन होता है, लोगों के जनता के बीच में, स्टेट के बीच में दूरी कम होती है, स्टेट की संस्थाओं से जनता की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, पहुंच बढ़ती है, सब अच्छी बात है। लेकिन ये क्षेत्रीय पार्टियां को एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो काम करना चाहिए, जिस तरीके से उनको अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, वो करती नहीं है। और वो केवल वन मैन शो के रूप में सिमट के रह जाती हैं। वो केवल एक व्यक्ति की पार्टी हो जाती है, बाद में उसके परिवार की पार्टी हो जाती है। पहले लालू यादव थे, अब उनका बेटा तेजस्वी हो गया। यूपी में पहले मुलायम सिंह यादव थे, अब उनका बेटा अखिलेश यादव हो गया। बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी हैं, अब उनका भतीजा आकाश हो जो है उनका उत्तराधिकारी डेवलप हो रहा है। तो केवल पार्टी से, पार्टी नाम की संस्था, पार्टी नाम का संगठन सेकेंडरी हो जाता है। परिवार का कैसे जो है हित आगे बढ़ेगा, परिवार का कितना भला होगा, परिवार को सत्ता में क्या लाभ होगा, रीजनल पार्टी के लिए ये टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। और ये बीमारी अरविंद केजरीवाल में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आ गई थी। जैसे आप देखिए, जो लोग इनसे अलग हुए थे, वो तो सब 10 साल पहले अलग हो गए थे। और इनसे अलग होने वालों का सिलसिला जारी है अभी तक। और ये इतना बड़ा झटका है कि 7 एमपी एक साथ चले गए, और 7 एमपी राज्यसभा के गए हैं। यानी और आपने एक राज्य में जो वो भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपने अर्जित की थी, उसके आधार पर आपके एमपी राज्यसभा में आए थे। तो ये आपका दोहरा नुकसान हुआ है। और वो भी पंजाब से, पंजाब से, यस। जहां तो इलेक्शन होने वाला है और जहां हाँ, पर अगले साल। पार्टी की सरकार भी काम कर रही है, अभी तक तो कर रही है। भगवंत हाँ, मान को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी, कहना पड़ा कि सरकार मजबूत है। अगर सरकार मजबूत है कहना पड़ा, इसका मतलब ये हाँ, है कि मामला इसका डामाडोल मतलब ये है। है कि वहां पे पार्टी टूटने का खतरा है। और बिल्कुल ये सारे के सारे एमपी पंजाब से हैं, कोई केवल राघव चड्ढा दिल्ली का है, बाकी सब पंजाब के हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी जुड़ने के लिए और इतने नमस्कार। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।
दर्शकों से निवेदन है, चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके सर, नमस्कार।